कि आज की तारीख में 498 जैसे धाराओं का पूरी पूरी ताकत के साथ दुरुपयोग हो रहा है, सामने वाले को फंसाने के लिए, सामने वाले को दबाव में डालने के लिए और उससे अपना मन का करवाने के लिए पार्टीज एक दूसरे पे इस तरह के फर्जी केसेस डाल रही हैं। और इस देश में हालात ये है कि एफआईआर तो 2 घंटे में रजिस्टर हो जाती है, पुलिस वाले कर भी लेते हैं, आप दबाव दो, थोड़ा बात करो, चीट करो, नेताओं से दबाव डालो, एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन उस एफआईआर, उस प्रोसीडिंग को, जो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उसका दंश 10 साल झेलना पड़ता है। यानी कि अपराध की सजा आपको केवल विचारण, जो अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है उसी से ही अपराध आपको सजा मिल चुकी है। अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलायमान है या मान लीजिए कंप्लेंट केस आ गया है या किसी भी तरह से अगर कोर्ट में आ रहा है मैटर और आप ये देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जबरदस्त तरीके से झूठ बोल रही है, जबरदस्त तरीके से कोर्ट को गुमराह कर रही है और हर वो प्रयास कर रही है कि कोर्ट को वो कैसे भी गुमराह करके न्याय प्रणाली को ठग के कोर्ट को चीट करे और आपको फर्जी तरीके से दंडित कराने का प्रयास कर रही है, तो आप उसी प्रोसीडिंग के बीच में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ मुकदमा हो गया तो आप हार गए, खत्म कहानी, अब जीवन में अंधकार छा गया। आपको लड़ना पड़ेगा। आपको जितना कानून ने आपको भी अधिकार दिए हैं, आवश्यकता है तो इस बात की कि आप उन सारे अधिकारों का उपयोग तो करिए। तो आप जानते हैं भारत में पुलिस कैसे काम करती है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब पूरी न्यायपालिका, संसद, ब्यूरोक्रेसी पूरी जानती है कि इस देश में पुलिस किस तरह काम करती है, कैसे हैरेस करती है। एक आईओ के जांच दे दी जाती है, कैसे वो उस जांच को प्रभावित करता है, उसकी कलम चलती है। और प्रॉब्लम यह है कि उसी की कलम सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। 498 को लेकर हमने कई वीडियो बनाए। आपके देश भर से हजारों की संख्या में कॉल आ रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर किसले पांडे साहब भी जुड़ गए हैं, जो अब लगातार देख रहे हैं कि चाहे 420 का मामला हो, चाहे ईडी के मामले हो, चाहे 498 के मामले हो, उन्होंने बेहतर हमारे साथ बातचीत करा, वीडियो बनाए और हजारों लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने 498 के उस मसले को उठाया है जो हमें लगातार कॉल आ रही है कि साहब 498 तो लिखाया ही, इसके साथ 376 रेप का भी लिखा दिया, 354 भी लिखा दिया, 377 भी लिखा दिया, जिससे कि अवनेश कुमार जो जजमेंट था महत्वपूर्ण, जिसमें 7 साल तक के मामले में आप 7 साल के नीचे है, आप जाएंगे कोर्ट में और आपको जमानत मिल जाएगी, उससे बाहर करने के लिए, यानी कि गिरफ्तारी के लिए जो ये 376, 354, 377 और तमाम तरह के ये सेक्शन लगा दिए जाते हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और इसीलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर किसले पांडे साहब जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी प्रैक्टिस है, करीब 25 साल का बड़ा अनुभव है। आप लगातार हाई प्रोफाइल केसेस कर रहे हैं, तमाम ईडी के मामले कर रहे हैं, तमाम जो मैट्रिमोनियल्स के बड़े केसेस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एक तरह की परंपरा पड़ गई है कि 498A दहेज एक्ट का तो मामला आपने बनाया ही, साथ ही 376 भी डाल दिया, एलिगेशन लगा दिया कि साहब हमारे ससुर ने ये किया, हमारे साथ छेड़छाड़ करी, हमारा रेप अटेम्प्ट किया। इसके साथ 354 भी लगा दिया है, जेठ पर आरोप, देवर पे आरोप, पड़ोसी पे आरोप, किसी पे भी आरोप। और उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा ये है कि अवनेश कुमार का जो जजमेंट है 7 साल से नीचे, उसकी एम्बिट में जैसे बार हो गए, पुलिस अब स्वतंत्र है आपको अरेस्ट करने के लिए और गिरफ्तारी का भय दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना है इस पूरे मसले पर और कैसे आम आदमी इस तरह की झूठी एफआईआर से निपटे? देखिए, जो विषय भी आपने उठाया है विप्लव जी, वो बेहद ही गंभीर विषय है और लोकहित से सीधे जुड़ा हुआ विषय है और इसे उठाने के लिए आप और आपका चैनल दोनों बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद कुछ लोगों के फेवर का होगा, कुछ लोगों के खिलाफ का होगा, पर सच्चाई तो यही है। क्या है सच्चाई? वो ये है कि जब भी कोई शिकायत हो रही है, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो सच्ची हो, प्रथम दृष्टया अगर उस शिकायत में अपराध होना नजर आता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उसमें अपराध पंजीकृत होगा, मतलब एफआईआर दर्ज होगी।
करेक्ट। उसके पहले पुलिस को यह अधिकार दिया है कि वो चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करके एक संक्षिप्त तौर पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है अगर उसे आवश्यकता लगती है तो। पर उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा जिन जिन धाराओं में अपराध होना नजर आता है। अब बात कर लेते हैं उन केसेस की जहां ये फर्जी तौर पे फंसाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं ये कहते हुए कि आज की तारीख में 498 जैसे धाराओं का पूरी पूरी ताकत के साथ दुरुपयोग हो रहा है सामने वाले को फंसाने के लिए, सामने वाले को दबाव में डालने के लिए और उससे अपना मन का करवाने के लिए पार्टीज एक दूसरे पे इस तरह के फर्जी केसेस डाल रही हैं। तो उससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहली बात यह है कि पहले तो पुलिस को आप जांच कर लेने दीजिए और अगर आपको लगता है कि पुलिस बिना प्रॉपर जांच किए आपको फ्रेम कर रही है तो आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, वो है सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी। उसमें अगर आईओ जानबूझ के ढिलवाही करता है या किसी भी कारणवश उन धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा चला रहा है जिससे मुकदमा नहीं बनता तो आप सीधे एक एप्लीकेशन लेके संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां जाएं कि साहब, आईओ साहब, इसमें हमको धारा में जानबूझ के फंसा रहे हैं, ये जानते हैं कि अपराध हमने नहीं किया, इनके पास ये सबूत है कि जिससे ये साबित हो सकता है कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी ये उसको कंसील कर रहे हैं और सिर्फ वो कागज चूज करते हैं जो इनके केस को सपोर्ट करे। तो साहब, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है उस आईओ के खिलाफ अंडर सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी। इसमें बिना देर किए आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहां मूव कर सकते हैं, अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करें आप। एक तो ये बात हो। अब एक और बात, आपने ये किया या ये नहीं किया, इसके अलावा भी अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलायमान है या मान लीजिए कंप्लेंट केस आ गया है या किसी भी तरह से अगर कोर्ट में आ रहा है मैटर और आप ये देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जबरदस्त तरीके से झूठ बोल रही है, जबरदस्त तरीके से कोर्ट को गुमराह कर रही है और हर वो प्रयास कर रही है कि कोर्ट को वो कैसे भी गुमराह करके न्याय प्रणाली को ठग के कोर्ट को चीट करे और आपको फर्जी तरीके से दंडित कराने का प्रयास कर रही है, तो आप उसी प्रोसीडिंग के बीच में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी, 340 सीआरपीसी, परजुरी विद द कोर्ट ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसमें आप कोर्ट में चाहिए 340 की एप्लीकेशन आपके वकील साहब ड्राफ्ट करेंगे, बताएंगे ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या क्या झूठ बोला है, किस किस तरह से इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं ताकि वो आपको फंसाएं और अपना मन जो मन चाहे वो आपसे दबाव में डाल के उससे कराना चाहें। तो 340 में कोर्ट को ये अधिकार है कि वो सारी प्रोसीडिंग बीच में रोक के 340 में संज्ञान लेगी और अगर उन्हें तथ्य नजर आते हैं और आपकी बात में दम नजर आता है तो कोर्ट उसमें खुद एक मुकदमा दर्ज करा के सामने वाली पार्टी को ट्रायल पे भेज देगी। करेक्ट। तो ये सारी प्रोसीडिंग है, इस तरह की जो तानाशाही है पार्टियों की या ये जो एक तरह की कहा जाए गुंडागर्दी है, उससे बचने का। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से। डॉक्टर किस्वा पांडे, चूंकि आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं और इस देश में हालात ये है कि एफआईआर तो 2 घंटे में रजिस्टर हो जाती है, पुलिस वाले कर भी लेते हैं, आप दबाव दो, थोड़ा बात करो, चीट करो, नेताओं से दबाव डाल, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन उस एफआईआर, उस प्रोसीडिंग को, जो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उसका दंश 10 साल झेलना पड़ता है। यानी कि अपराध की सजा आपको केवल विचारण, जो अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है उसी से ही अपराध आपको सजा मिल चुकी है। आप अपनी नौकरी, पानी, धंधा सब कुछ छोड़ के अदालतों के केवल चक्कर मार रहे हैं, वकीलों साहब के चैम्बरों में बैठ रहे हैं और इसका पीछे क्या है? इसका पीछे ये है कि एक झूठा मुकदमा आपके खिलाफ कर दिया गया है। आपने जो दोनों सेक्शन के बारे में बताया, और मुझे याद है राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना किया है और हाल फिलहाल में ही 498 के मामले में 2 जगह एक ही कॉज ऑफ एक्शन, एक ही हस्बैंड, एक ही वाइफ, सब कुछ है और 2 जगह एफआईआर, एक हिसार में, एक उदयपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के बाप को 5 लाख जुर्माना लगाया। सवाल ये है कि मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं, हमारे जो दर्शक है कह रहे हैं साहब
मुकदमा हो गया, अब मुकदमा हम जेल में क्या करें, किसके पास जाएं, और कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट कह रहा है हम अपनी प्रोसीडिंग चलाएंगे, तो वो आप हमारे दर्शकों को उस तरफ ले जाएं जहां उनको ये बात समझ में आए कि साहब अगर हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया है तब हमारे पास क्या क्या विकल्प। वो मुकदमा तो वो जेल ही रहा है, प्रोसीडिंग वो जी जेल जी रहा है, जी। चार्जशीट हो गई है, कॉग्निजेंस हो गया है, सुनवाई हो रही, चार्ज फ्रेम हो रहा है, वो सब वो जेल रहा है। लेकिन इस बिटवीन क्या कर पाएगा वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आपने बड़ा ही गंभीर और बड़ा सेंसिटिव एक इशू छेड़ दिया है कि अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है इस तरह के मैटर में, तो 10 साल बाद वो बरी होगा या सजा होगा वो तो बाद की बात है, समाज तो तत्काल उसको दोषी मान लेता है। ऐसे परिवार में जो अविवाहित लड़कियां हैं या जो अभी बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका नाम से कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो उनकी शादी में दिक्कत आती है, उनकी नौकरी में दिक्कत आती है। बिल्कुल बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया है। इसमें एक जो बड़ा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करूंगा वो ये है कि जैसे ट्रायल शुरू होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल अक्यूज्ड के बहुत सारे अधिकार हैं। दो तो मैंने बताए आपको, इसमें और भी अधिकार ये होता है कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की नौबत आती उससे पहले भी आप डिस्चार्ज लेके मूव कर सकते हैं कि साहब जिस धारा में माननीय कोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया है वो धाराओं में हमारे खिलाफ नोटिस बनता ही नहीं है। इसकी ज्वाइंट हियरिंग हो जाती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की हियरिंग और डिस्चार्ज, इन दोनों की हियरिंग एक साथ हो जाती है कोर्ट में। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज हैं और ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ मुकदमा हो गया तो आप हार गए, खत्म कहानी, अब जीवन में अंधकार छा गया। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जितना कानून ने आपको भी अधिकार दिए हैं, आवश्यकता है तो इस बात की कि आप उन सारे अधिकारों का उपयोग तो करिए। करेक्ट। दो मैंने बताए हैं, ऐसे पता नहीं कितने और भी पड़े हुए हैं जो स्टेज बाय स्टेज दिखते हैं कि भाई हर स्टेज पे आपके पास पावर्स हैं। डिस्चार्ज का मैंने बताया। दूसरा, जैसे मुकदमा दर्ज हो रहा, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा है वो पूरे तरह से फर्जी है या पर्टिकुलर किसी अक्यूज्ड को लगता है कि उसको इनकरेक्टली फ्रेम किया गया है, तुरंत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्वेश्चनिंग लेके। दूसरा, एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, मुकदमा दर्ज हो गया, आपको लग रहा है कि पुलिस हैरास करना शुरू कर दी है, पुलिस जबरदस्ती अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट इधर उधर लगा रही है, या जो 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 तथाकथित कंप्लेनेंट है, तथाकथित शिकायत करता है, वो साजिश कर रहा है, तब आप एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसे कहते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन 156(3) में ही जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी वासु नामक एक जजमेंट पारित किया, तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए कोर्ट को कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को बहुत खुले तौर पे मॉनिटर कर सकती है। आपके पास पूरे अधिकार है, आप पूरी पूरी मॉनिटर करवा दीजिए इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये निचली अदालत भी मॉनिटरिंग कर सकती है? निचली अदालत में ही पहले जाएगा ये निचली अदालत में ही पहले जाता है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इस तरह से ये चीज हो रही है, बहुत से मामलों में आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है इस देश में हजारों ऐसे मामले हैं जहां आईओ, आप जानते हैं भारत में पुलिस कैसे काम करती है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब पूरी न्यायपालिका, संसद, ब्यूरोक्रेसी पूरी जानती है कि इस देश में पुलिस किस तरह काम करती, कैसे हैरेस करती है। एक आईओ के जांच दे दी जाती है, कैसे वो उस जांच को प्रभावित करता है, उसकी कलम चलती है, और प्रॉब्लम यह है कि उसी की कलम सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। बिल्कुल चलती, बिल्कुल जाती अगर है। उसने गलत फाइंडिंग कर दी है, गलत इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तक देखा तो वही जाता है कि साहब आईओ ने क्या लिखा, उसने क्या किया, चार्जशीट क्या बनाई। वो तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए सकीरी वासु जैसे जजमेंट्स हैं लाइन पे, आप उनके तहत मॉनिटरिंग लगाइए। उसमें पुलिस बताती है कि साहब हम ये कर चुके हैं, ये कर रहे हैं। आपको जहां लगता है कि ये चीज गलत जा रही है, आप उसमें कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं। कोर्ट कंसर्न एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर को समन कर सकती है, बोल सकती है, उस आईओ को हटा सकती है, दूसरे आईओ आ सकते हैं, या जो भी गलत चीज दिख रही कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, और मुझे लगता है ये उन हजारों लाखों देश के लोगों के लिए ये प्रश्न उनके मन में है और वो अक्सर पूछते भी हैं। एक झूठा मुकदमा हुआ, अदालत ने, आपने जैसे तमाम तरीके बताए, आपने बताया कि 482 के तहत जा सकते हैं, क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, रिट में चैलेंज कर सकते हैं, या निचली अदालत में मॉनिटरिंग करा सकते हैं। इस सब के बाद मुकदमा झूठा पाया गया, खत्म कर दिया गया। सवाल ये है, एक बहुत बड़े
वर्ग के दिमाग में मेरे खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया उसका क्या होगा, क्या कर सकते, क्या विकल्प है? ऐसी कोई जजमेंट है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि नजीर पेश करे दूसरे व्यक्ति के लिए कि आप अगर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करेंगे तो साहब देखो उनका बड़ा बुरा हुआ हाल हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 25 लाख ठोका, मामला दिल्ली का था, कंपनी दिल्ली की थी, विवाद दिल्ली का था और नोएडा में पुलिस को इन्फ्लुएंस करके FIR कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख ठोका था। तो क्या इस तरह की कोई रेमेडी है जहां केस जीतने के बाद आप दूसरे पक्ष को एक बड़ा मैसेज दे सकें? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं और कुछ एक दो मैटर्स हैं जिसमें मैं नाम बताने में मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं उसमें अपीयरिंग एडवोकेट था और 40 मूव की हुई थी हमने क्लाइंट की तरफ से और 340 में कोर्ट से ही लड़की और लड़की के भाई को जेल भेज दिया गया। तो ये सारी प्रोसीडिंग और जैसे मान लेते हैं कि अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं और ये पता चल जाता है तब आप सेक्शन 182 ऑफ IPC इन्वोक कर सकते हैं। आप कंसर्न कोर्ट, आप पहले पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था और पब्लिक सर्वेंट को उकसाया गया कि वो अपनी पावर को किसी झूठे केस में यूज करे। उसके लिए 182 IPC बड़ा ही क्लियर मैंडेट देता है और अगर वो उस केस में आगे नहीं बढ़ता है, कोई मुकदमा नहीं लिखता, तो आप सीधे हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट कंसर्न पुलिस को ये ऑर्डर दे कि वो सेक्शन 182 IPC में अपनी पावर को इन्वोक करे, मुकदमा दर्ज करे और जांच करे कि किस तरह से पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। साथ साथ आप चाहें तो डैमेजेस के भी सूट फाइल कर सकते हैं और क्रिमिनल डेफेमेशन भी फाइल कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास रेमेडीज ओपन है। तो मतलब जेल जाने का भी उसमें प्रावधान है, साथ ही ये भी है कि बिल्कुल जेल जाना 182 है क्या, जेल जाना ही पड़ेगा। तो झूठे मुकदमे से निपटने के लिए 182 सेक्शन का जिसका सर रेफरेंस दे रहे हैं 182 ऑफ IPC आपके लिए तैयार है। हाँ, करेक्ट। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके किसले सर, और 498 के साथ ये जो लगातार मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मैं अभी भी आपको कॉशियसली आपको समझाना चाह रहा हूं, उन माँ बहनों से, बेटियों से कहना चाह रहा हूं कि वकीलों के कहने पे या परिवारजनों के कहने पे आप इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग करिए। कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक्चुअल फैक्चुअल कोई केस है, आपके साथ प्रताड़ना हुई है, उत्पीड़न हुआ है, आपके साथ इस तरह की क्रुएल्टी हुई है, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल करिए, छोड़िए मत, लेकिन उसका मिसयूज मत करिए। उससे, उस मिसयूज से केवल पति नहीं परेशान हो रहा, पूरा परिवार, पूरा समुदाय। और उसके हालत सोचिए कि 10 साल के बाद वो जब मुकदमे से तो बरी हो गया, लेकिन उसने परिवार में क्या क्या छोड़ दिया, उसका सुख, चैन, नौकरी, परिवार का जो स्टेबिलिटी, वो सब खत्म हो जाती। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे राय लेते रहेंगे और लगातार जो हमारी वेबसाइट है और मोबाइल नंबर है उस पर चल रहा है। फिर भी आपकी कोई कानूनी समस्या है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।